हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 7 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। बताना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। ये बिल्कुल कथन सही है, ध्यान रखना है। सेकेंड दे रखा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये कथन गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल इसमें नहीं किया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, वह भारत का राष्ट्रपति हो। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही है, ध्यान रखने हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही होना है। ठीक है, और वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये कथन यहाँ पे गलत है, ध्यान रखना है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 सही होगा। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, केवल 1 और 2, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 58 के 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह, पहला कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा कंडीशन है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना हो तो किसको संबोधित करके देगा वो। ठीक है, आसान सा सवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 56 के 1 के क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद पर धारण करता है या फिर अपने पद पर रह सकता है 5 वर्षों तक। अर्थात कह सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं। सवाल पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं।
वीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर KR नारायण। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वीवी गिरी। ठीक है, बाकी इसके बारे में याद रखना है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे KR नारायण के बारे में याद रख सकते हैं कि जैसे ये उपराष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, राष्ट्रपति कह सकते हैं या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहते हुए ये देखेंगे कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ ये अपना कार्य किए थे। ठीक है, तो ये अब इसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, याद रखना है। इसके अलावे ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और ये देश का प्रथम नागरिक भी होते हैं, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति दूसरे नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, अगर इनके निर्वाचन के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ध्यान रखनी है। संविधान के अनुच्छेद 71 के 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं या विवाद जो भी होंगे उसका समाधान भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखना है। और इनका उसका निर्णय भी अंतिम होगा, ये भी याद रखनी है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देते हुए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देते हुए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयोग, राज्य वित्त आयोग? कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वित्त आयोग। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों, जो भी नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स होते हैं, कि वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों का सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। याद रखना है, ये भी पूछा जाता है वित्त आयोग किस आर्टिकल से संबंधित है, ये 280 से संबंधित है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको बतानी है। संसद के सदस्यों द्वारा, राज्य के सदस्यों द्वारा, या फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या फिर संसद और विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा? याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत
पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किनका? राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का? सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन, राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखनी है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का संबंधी जो भी प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, ये तो ध्यान रखना, ये संविधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो याद रखना है 2। कितना? 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अब एंग्लो इंडियन समुदाय से जो मनोनीत होते थे ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन से जो 2 व्यक्ति को नियुक्त किए जाते थे, अब ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है। क्या होगा इसका सही आंसर? भारत के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत की राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखना है, महान्यायवादी जो होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं तथा उसके वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि इनका जो वेतन है ना, या फिर जो भत्ते होते हैं, इसका निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा? याद रखना है, सही आंसर होगा डी ऑप्शन, संसद के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जा सकता है, याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। ठीक है, पहला तो जब हम प्रस्तुत कर रहे होंगे है ना, तो कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 इस पर साइन होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, और उसके बाद जब इसे पारित कराएंगे तो कम से कम उसमें 2/3 का बहुमत होनी चाहिए। जितने भी सदस्य होंगे उसका 2/3। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बताना है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? ध्यान रखना है,
डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से लेकर के 1982 तक था। वे भारत के छठे राष्ट्रपति भी थे, याद रखनी है। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखनी है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जानते होंगे, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहे थे। ठीक है, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, आपको याद रखनी है। राधा कृष्णन के बारे में बात करें तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, और दूसरे राष्ट्रपति भी थे, ये भी याद रख सकते हैं। और कार्यकाल के रूप में देखा जाए इनका राष्ट्रपति के रूप में, तो इनका कार्यकाल था 1962 से लेकर के 1967 तक। शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रख सकते हैं, ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। और ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन बताया हमने कि ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से लेकर 57 तक और 57 से लेकर के 62 तक ये 2 बार निर्वाचित हुए थे, याद रखनी है। राधा कृष्णन के बारे में तो याद रखना ही रखना है। क्या रखना है कि ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एक निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए। ठीक है, और के आर नारायण के बारे में अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ ये कार्य किए थे। कौन? के आर नारायण। भारत के ये 10वें राष्ट्रपति थे, याद रखनी है। चलिए आगे लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये लोकसभा का है। लोकसभा हम लोग देखते हैं, लोकसभा में कौन कौन होते हैं। एक तो आपका होता है, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा नहीं, ये संसद हो जाएगा। ठीक है, संसद के देखेंगे 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति। हम कह सकते हैं कि संसद जो होता है ना, संसद जो होता है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति में लिख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति ही होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के हमारा संसद बनता है। तो ये भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो ये संसद के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा होगा, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस, और इसे कहा जाता है राज्यसभा को अपर हाउस, ये भी याद रखनी है। अगला सवाल है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधियों के लिए हमने देखा कि राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बताना है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952 से लेकर 57 ईस्वी तक और 57 से लेकर 62 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे, तथा वे 1962 से लेकर के फिर 67 तक देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। वे 1949 से 52 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत भी थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। 1949 से लेकर के 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत के रूप में काम किए थे। वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 1954 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था, सम्मानित किया गया था उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों सदनों के बारे में बात किया जा रहा है। तो लोकसभा में 2 था, ठीक है, और राज्यसभा में कितना? 12। कुल मिलाकर अब देखेंगे तो 14 सदस्यों को निर्वाचित किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है, निर्वाचित नहीं, मनोनीत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुल 14 सदस्य, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों का मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि जितना का आगे नहीं बढ़ाया गया, ये ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो ये होगा सही आंसर भारत के राष्ट्रपति, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के देखेंगे इच्छा पर केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं या बना रह सकता है, ध्यान रखनी है। आइए थोड़ा सा और भी देखते हैं इसके बारे में, देखिएगा ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राइट, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जबकि अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता है। ध्यान रखना है, कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वो मंत्री नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं आप। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है या करता है, ध्यान रखनी है। ये भी ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 324 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाएगा, ये फिर किया जाता है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर अनिश्चित काल के लिए? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 माह के लिए, 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 127 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन में सत्र ना हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो
वह अधिनियम बन जाता है। ये भी याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। सवाल क्या है, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह संघ की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन तंत्र का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन तंत्र का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में, 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, या फिर 1 वर्ष के अंदर। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर है 6 माह, अर्थात 6 महीना, बी ऑप्शन सही है। ये भी याद रखनी है, संविधान के अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने पर रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि समाप्ति होने से पहले किया जाना अनिवार्य है, परंतु यदि रिक्ति अन्य किसी दशा से उत्पन्न हो, जैसे मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाना, तो इस दशा में राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किसी भी प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पदच्युत या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति की भी अगर अनुपस्थिति हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा तथा तो उसके भी अनुपस्थित होने पर सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हम वहाँ पे भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, है ना, वरिष्ठतम जो वरिष्ठ होंगे वो फिर इसको संभालेंगे। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर दुर्भाग्य है हमारे देश का या फिर किसी भी देश का। खैर ऐसा संभव नहीं है कि इन चारों में से कोई नहीं हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, है ना। ऐसे कंडीशन शायद ही पैदा हुआ हो या फिर पैदा होगा कभी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है। सवाल है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है। कौन थे ये व्यक्ति कौन थे, ये इसका नाम बताना है। तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान दीजिएगा। जैवी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं, पॉकेट वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर ना तो सहमति देने या सहमति न देने की घोषणा करता है और ना ही विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाता है। वह विधेयक को असीमित समय के लिए अपने पास रखता है। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जैवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, याद रखनी है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जैवी निषेधाधिकार, ठीक है, जैवी निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर बिल अगर इनके पास पहुँचता है तो इनके पास अधिकार होता है कि या तो इसे उस पर सहमति दे या तो सहमति ना दे, या फिर
अनिश्चित काल के लिए अपने पास ये रखे रहे। ये इनके पास होता है अधिकार, जिसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। या तो इस पर सहमति दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या फिर अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। ये इनके पास अधिकार होता है। ठीक है, तो ये इसी का प्रयोग किए थे जब ये डाकघर संशोधन विधेयक जब आया था इनके पास, तो इसी चीज़ का प्रयोग किए थे। ठीक है, कोई सहमति ना देना, ना लौटाना या पुनर्विचार करना, ये अपने पास सस्मित के लिए रखे थे, याद रखनी है। अगला सवाल है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी ऑप्शन सही होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बताना है कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कौन थे? याद कीजिए, ये कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी, डी ऑप्शन सही होगा। और यही थे जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। ध्यान दीजिएगा, नीलम संजीव रेड्डी व्यक्ति क्रम में भारत के छठे व पदानुसार 8वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से लेकर 82 तक था। इसमें पूर्व वे 2 अवधियों, ठीक है, 17 मार्च 1967 से लेकर के 19 जुलाई 1969 एवं 26 मार्च 1977 से लेकर के 13 जुलाई 1977 तक लोकसभा अध्यक्ष भी ये रहे थे। अगला सवाल है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? बताना है किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो याद रखना है विधेयकों पर स्वीकृति देना, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन सही है। बाकी ध्यान रखना है विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति की स्विवेकी अधिकार है ये, इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता। अनुच्छेद 111 के अनुसार वह साधारण विधेयक पर अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है, या फिर अनिश्चित काल के लिए ये रोक सकता है, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो, अथवा पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है। परंतु पुनर्विचार हेतु भेजे गए विधेयक के पुनः संसद से पारित होकर आने पर उसे अनुमति देना अनिवार्य होता है। ठीक, चलिए, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।